नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉवेल एक्सप्लोरर की इस दुनिया में, जहाँ मिलेंगी आपको मज़ेदार कहानियाँ जो दिल को छू जाए और दिमाग को घुमाए। इसलिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इन्हें असली व्यक्ति, जगह या घटना से ना जोड़ें। कृपया इन्हें सिर्फ कहानी के रूप में ही एंजॉय करें। चलते हैं कहानियों की दुनिया में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले भाइयों सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। एक व्यस्त गली में एक अत्यंत आलीशान और सादगी भरा घर है। घर के आंगन में एक बड़े सदाबहार पेड़ के नीचे एक ग्रेनाइट पत्थर की मेज पर चाय का एक प्याला रखा है। पत्थर की मेज के पास एक सौम्य और सुसंस्कृत दिखने वाला युवक बैठा था और उसके पीछे एक मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। क्या वे निकल चुके हैं? युवक ने हल्के से पूछा। पीछे खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति ने शांति से कहा, समय आ गया है। जैसे ही मध्यम आयु के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, घर का दरवाजा धड़ाम से गिर गया। बाहर से 3 लोग अंदर आए। बैठा हुआ युवक मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, और दरवाजे से आए 3 लोगों से कहा, अर्जुन दास, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं और मैंने तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाई है। मुझे नहीं पता था कि तुम फिर भी खलनायक बनोगे। दरवाजा तोड़कर आए 3 लोग थे अर्जुन दास, ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी। अर्जुन दास ने युवक की बात सुनकर अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया और कहा, खलनायक? तुम जैसे खलनायक से बेहतर है। युवक ने सिर हिलाया और पत्थर की मेज के पास एक बांस की कुर्सी की ओर इशारा किया। जयान राठौर के घर पर अगले हफ्ते बैठो और एक कप चाय पी लो। जयान राठौर को इतना सौम्य और सुसंस्कृत देखकर अर्जुन दास और कुछ नहीं कह सका, इसलिए वह बस बैठ गया। इतना समय हो गया, हम दोनों की पहली मुलाकात है। जयान राठौर ने चाय का प्याला उठाते हुए अर्जुन दास के लिए चाय डाली। मेरे साथ ये नाटक मत करो। मैं बस एक साधारण इंसान हूं और ये चाय नहीं पी सकता। मैं आज यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूं। अर्जुन दास ने अपने सामने रखे चाय के प्याले को नहीं छुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो, जयान राठौर ने निराश होकर कहा। जयान राठौर हमेशा से सोचता था कि अर्जुन दास उसके जैसा शांत व्यक्ति है। मैं फिर से पूछता हूँ, सिया कपूर कहाँ है? अर्जुन दास का सारा ध्यान इस समय सिया कपूर पर था और वह जयान राठौर से बहस करने के मूड में नहीं था। जयान राठौर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने चाय के प्याले से एक घूंट लिया, और उसके पीछे खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा, सिया कपूर का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम कौन हो? अर्जुन दास ने सिर उठाकर पूछा। विवेक श्रीवास्तव, मध्यम आयु के व्यक्ति ने सिर उठाकर कहा। मध्यम आयु के व्यक्ति के चेहरे के हावभाव से पता चलता था कि वह अपनी पहचान बताते समय बहुत गर्व महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका नाम डेक्कन सिटी में बहुत प्रसिद्ध हो। विवेक श्रीवास्तव, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम क्या करते हो? तुम्हारा कहना कि इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन दास ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। खांसी। लेकिन जयान राठौर अर्जुन दास के अचानक बोले गए वाक्य से चौंक गया और अर्जुन दास को अजीब नजरों से देखने लगा। तुम? विवेक श्रीवास्तव भी कुछ पल के लिए बोलती बंद हो गई। डेक्कन सिटी की प्रमुख ताकतों के बीच विवेक श्रीवास्तव का नाम अज्ञात नहीं था। इस बार उसने ही अर्जुन दास के खिलाफ कार्रवाई की थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने वाला उसका नाम नहीं जानता। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? उसके पीछे खड़ा एक कुत्ता। अर्जुन दास ने जयान राठौर की ओर इशारा किया। विवेक श्रीवास्तव का चेहरा अर्जुन दास के दिल को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से तड़प उठा और वह अनायास ही सामने बैठे जयान राठौर की ओर देखने लगा। लेकिन इस समय जयान राठौर अभी भी शांति से चाय पी रहा था। एक घूंट चाय पीने के बाद जयान राठौर ने लक्ष्य शेट्टी की ओर इशारा करते हुए अर्जुन दास से कहा, क्या वह तुम्हारा कुत्ता नहीं है? मैं तुम्हारा गंदा पानी नहीं लेता, वह मेरा भाई है। अर्जुन दास ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर सिर घुमाकर ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी से कहा, तुम वहां क्या खड़े हो? यहाँ अभी 2 सीटें खाली हैं, आओ और गला तर करने के लिए थोड़ी चाय पियो। अर्जुन दास की बात सुनकर ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी पत्थर की मेज के दोनों ओर बची हुई 2 खाली सीटों पर बैठ गए। इस समय विवेक श्रीवास्तव अभी भी जयान राठौर के पीछे अजीब तरह से खड़ा था। ध्रुव यादव ने मासूमियत से मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला, एक घूंट लिया और असंतुष्ट होकर कहा, कोई बड़ा कप नहीं है, ऐसे छोटे कप में पीना कितना झंझट है। ये जरूर लक्ष्मण तिवारी होंगे। जयान राठौर इस समय ध्रुव यादव में बहुत रुचि ले रहा था, जो आसानी से राठौर परिवार की सबसे बड़ी युद्ध शक्ति को हरा सकता था और वह उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था। जयान राठौर के लिए जीशान ग्रोवर का पता नहीं था और उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके राठौर परिवार ने कभी असफल लोगों को नहीं पाला।
लक्ष्मण तिवारी, मेरा नाम ध्रुव यादव है। ध्रुव यादव ने कहा, मुझे नहीं पता कि ध्रुव यादव जी मेरे राठौर परिवार में मेहमान बनने के लिए तैयार हैं। जयान राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ईमानदार दिख रहा था। मेरे सामने मेरे भाई को बहकाना, ये ठीक नहीं है। अर्जुन दास ने तमाशा देखते हुए कहा। जयान राठौर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, बस ध्रुव यादव को देखता रहा। इस समय ध्रुव यादव ने अर्जुन दास और जयान राठौर को देखा और कहा, मुझे तुम्हारे घर क्यों जाना चाहिए? मैं तुम्हें नहीं जानता। जो अर्जुन दास तुम्हें दे सकता है, हमारा राठौर परिवार उसका दोगुना दे सकता है। ध्रुव यादव जी विचार कर सकते हैं। जोग जी, मेरे राठौर परिवार का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। ध्रुव यादव ने अपने लिए एक और कप चाय डाली, जयान राठौर की बातों को न सुनते हुए। मेरा धैर्य सीमित है, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं कि तुम तुरंत सिया कपूर का ठिकाना बताओ, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, जो बहुत बुरा होगा। अर्जुन दास ने आंखें सिकोड़कर कहा, ओह, क्या तुम अब कुछ करने की योजना बना रहे हो? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अब कानून का राज है? जयान राठौर ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, बाहर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुनाई दी। जयान राठौर स्पष्ट रूप से तैयार था। जब से राठौर परिवार की सबसे बड़ी युद्ध शक्ति हार गई थी, वह अर्जुन दास के साथ अंधेरे में कुश्ती करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन सतह पर उनके राठौर परिवार को अभी भी फायदा था। क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? अर्जुन दास ने इस समय उदास स्वर में कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अर्जुन दास थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। एक तरफ वह हिंसक तरीकों से सिया कपूर का ठिकाना पूछना चाहता था और दूसरी तरफ बाहर मौजूद पुलिस उसे रोक रही थी। आखिरकार, ये कानून का समाज है। मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि सिया कपूर का अपहरण मेरे लोगों ने नहीं किया। लेकिन डेक्कन सिटी में इस बारे में पता लगाने वाले केवल 2 लोग हैं। एक हमारा राठौर परिवार है और दूसरा चैतन्य मोरे। हालांकि तुम तेजी से उभरे हो, लेकिन कुछ मामलों में तुम्हारी नींव अभी भी बहुत कमजोर है। जयान राठौर ने कहा, अपनी शर्तें बता। नहीं, ये शर्त नहीं है, ये एक जीत जीत की स्थिति है। चैतन्य मोरे अब पुराना हो चुका है। जब तक हम दोनों मिलकर काम करें, डेक्कन सिटी हमारी होगी। आगे बोलो। तथाकथित जीत जीत की स्थिति यह है कि राठौर परिवार तुम्हारे इच्छा समूह में शेयर होल्डर बने। हमें नियंत्रण हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें 49% शेयर चाहिए। फायदा यह है कि हमारा राठौर परिवार तुम्हें सतह पर संरक्षण और पूर्ण समर्थन देगा, और गुप्त रूप से जो शक्ति है उसे हमारे राठौर परिवार के साथ साझा करना होगा। जयान राठौर द्वारा प्रस्तावित शर्तें बहुत कठिन थीं और यह कहा जा सकता है कि बिना किसी कारण के आधा सामान देना होगा। लेकिन इस समय जयान राठौर को बहुत विश्वास था कि अर्जुन दास निश्चित रूप से उसकी मांग को स्वीकार करेगा। चाहे सार्वजनिक हो या निजी, अर्जुन दास के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। सार्वजनिक रूप से इच्छा समूह अब अवरुद्ध है और यह कहा जा सकता है कि हर दिन भारी नुकसान हो रहा है, और अवरोध हटाने का अधिकार उसके हाथ में है। और एक बार जब वह उसकी मांग स्वीकार कर लेगा, तो राठौर परिवार की शक्ति से उसे प्रतिक्रिया मिलेगी और इसका पैमाना दोगुना हो जाएगा। निजी तौर पर, हालांकि सिया कपूर के साथ जो हुआ वह उनके राठौर परिवार ने नहीं किया, लेकिन सिया कपूर को बचाने वाला उनका राठौर परिवार ही हो सकता है। इसलिए जयान राठौर इतने आत्मविश्वास के साथ यहाँ अर्जुन दास के आने का इंतजार कर रहा था। खत्म हुआ, अर्जुन दास ने गहरी आवाज में कहा। मैं जानता हूं कि तुम अब बहुत गुस्से में हो, लेकिन व्यवसाय में पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण है। केवल मेरे राठौर परिवार के साथ सहयोग करके ही तुम न केवल पैसा कमाना जारी रख सकते हो, बल्कि सिया कपूर को भी वापस ला सकते हो। चाहे तुम इसे किसी भी तरह देखो, ये एक बहुत अच्छा सौदा है। जयान राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। जयान राठौर के बोलने के बाद ही अर्जुन दास ने धीरे धीरे मुंह खोला और कहा, पहला, तुम्हें कभी नहीं पता कि मेरी कंपनी का उद्देश्य क्या है, इसलिए मुझे अपने साथ मत जोड़ो। दूसरा, मुझे बचपन से ही दूसरों द्वारा धमकी देना पसंद नहीं है। क्या तुम मना कर रहे हो? जयान राठौर का चेहरा कुछ बदसूरत हो गया। उसे कल्पना नहीं थी कि अर्जुन दास उसकी मांग को ठुकरा देगा। हाँ, बोलने के बाद अर्जुन दास खड़ा हुआ और 100 रुपये का नोट निकालकर पत्थर की मेज पर रख दिया और कहा, तुम्हारा दरवाजा तोड़ने की कीमत मैं चुका दूंगा। बोलने के बाद ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी भी उठे और अर्जुन दास के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर चले गए। जब अर्जुन दास घर से बाहर निकलने वाला था, उसकी आवाज फिर से सुनाई दी। वैसे, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे राठौर परिवार के अलावा एक और व्यक्ति है जो सिया कपूर का पता लगा सकता है। जैसे ही अर्जुन दास और अन्य लोग चले गए, जयान राठौर, जो पहले सौम्य था, उठा और गुस्से में विवेक श्रीवास्तव को जोर से थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा प्लान पूरी तरह से सुरक्षित है? विवेक श्रीवास्तव ने अपने पीटे गए चेहरे को ढक लिया और सिर झुकाकर कोई जवाब नहीं दिया।
कमबख्त अर्जुन दास, एक दिन मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। विवेक श्रीवास्तव को पीटने के बाद जयान राठौर ने सामने की रतन की कुर्सी को लात मार दी और यहां तक कि अर्जुन दास और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए चाय के सेट को तोड़ दिया। जयान राठौर ने अपने दिल का गुस्सा निकालने के बाद फिर से अपने पहले वाले सौम्य चेहरे को हासिल किया और विवेक श्रीवास्तव से कहा, मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढो कि उन इच्छा कंपनियों को नीचे लाया जाए। साथ ही मेरे लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो उस देहाती ध्रुव यादव को हरा सके। बोलने के बाद जयान राठौर भी घर से चला गया। जयान राठौर के जाने के बाद विवेक श्रीवास्तव, जिसने सिर झुकाए रखा था, ने सिर उठाया, लेकिन इस समय उसकी आंखों में क्रूरता भरी थी। अर्जुन दास का पहले कहा गया वाक्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? उसके पीछे खड़ा एक कुत्ता। विवेक श्रीवास्तव ने धीरे से फुसफुसाया और चला गया। जैसे ही सूर्यास्त नजदीक आया, अंगारों की चमक एक जर्जर आवासीय इमारत पर पड़ रही थी। लेकिन इस समय अर्जुन दास, ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी इस मकान के दरवाजे के बाहर खड़े थे। क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? अर्जुन दास ने जर्जर दरवाजे की दीवार को देखते हुए पूछा। यही है, लक्ष्य शेट्टी ने पक्के तौर पर सिर हिलाया। भाई अर्जुन, क्या मैं जाकर इसे लात मार दूं? ध्रुव यादव ने अर्जुन दास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले जयान राठौर का दरवाजा ध्रुव यादव ने ही तोड़ा था। ध्रुव, ऐसा मत करना। पास खड़े लक्ष्य शेट्टी ने ध्रुव यादव की बात सुनकर जल्दी से कहा। सही कहा, इस बार हम किसी से मदद मांगने आए हैं। तुम दोनों यहीं इंतजार करो, मैं अकेले अंदर जाऊंगा। बोलने के बाद अर्जुन दास अकेले एक बहुत जर्जर दरवाजे पर दस्तक देने गया। जैसे ही अर्जुन दास ने अपना हाथ उठाया, वह दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा चरमर की आवाज के साथ अंदर से खुल गया। श्री यश, कृपया अंदर आएं। अंदर के एक व्यक्ति ने अर्जुन दास से कहा। धन्यवाद। अर्जुन दास ने दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति से विनम्रता से कहा। वह व्यक्ति चौंक गया, उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन दास उससे ऐसा कहेगा, लेकिन उसने फिर भी अर्जुन दास को सिर हिलाकर जवाब दिया। अर्जुन दास उस व्यक्ति के पीछे पीछे आंगन में गया और आंगन में मौजूद चीजों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आंगन में मौजूद चीजें बाहर से देखी गई चीजों जैसी ही थीं, साधारण और जर्जर। क्या बात है नौजवान, क्या तुम मेरे बूढ़े के आंगन की शैली को स्वीकार नहीं कर सकते? लेकिन आंगन में एकमात्र बड़े पेड़ के नीचे एक डेकर चेयर पर बैठे बूढ़े ने बोलना शुरू किया। जूनियर अर्जुन दास, क्या आप वरिष्ठ चैतन्य मोरे हैं? अर्जुन दास ने सम्मानपूर्वक कहा। वरिष्ठ चैतन्य? क्या लोग मुझे पागल कुत्ता नहीं कहते? मुझे दशकों से यही बुलाया जाता है और मुझे लगता है कि मेरा उपनाम पागल कुत्ता ही है। बूढ़ा हंसते हुए और खुद का मजाक उड़ाते हुए बोला। ईमानदारी से कहें तो अर्जुन दास को इस बूढ़े के प्रति अभी भी अच्छा प्रभाव था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला बूढ़ा राठौर परिवार जितना ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये जानना जरूरी है कि जयान राठौर केवल अपने परिवार के बल पर डेक्कन सिटी के शिखर पर खड़ा था, लेकिन सामने वाला यह व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर डेक्कन सिटी के उच्चतम बिंदु पर दशकों तक खड़ा रहा और कभी नहीं डगमगाया। दोनों की तुलना में राठौर परिवार बस कमजोर है, वरिष्ठ ही हैं। इसके अलावा मैं आज यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं पहले की घटना के लिए वरिष्ठ को स्पष्टीकरण देने को तैयार हूँ। अर्जुन दास ने पहले माफी मांगने और मुआवजा देने की योजना बनाई और फिर बाकी बातें करने की। मुझे वाकई खेद है, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझसे कुछ मांगना है, बूढ़े ने सीधे कहा। अर्जुन दास कुछ पल के लिए असहज हो गया और सामने वाले ने उसकी मंशा को पहले ही भांप लिया था, इसलिए वह केवल हिम्मत करके बोला। वास्तव में इस बार जूनियर आपसे मदद मांगना चाहता है, लेकिन माफी भी सच्ची है। सही है, घुमा-फिरा कर बात मत करो, सीधे बोलो, बूढ़े ने कहा। जूनियर, मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ मेरी महिला सिया कपूर का ठिकाना पता लगाने में मेरी मदद करें, अर्जुन दास ने कहा। बूढ़े ने एक पल सोचा और कहा, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं। जूनियर किसी भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इससे दुनिया को नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्जुन दास ने जल्दी से कहा। नौजवान, इतनी जल्दी मत करो, मेरी बात सुन। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं शेर की तरह मुंह नहीं खोलूंगा या मौका देखकर तुम्हें धमकी नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरा एक एहसान मानो। आपका एक एहसान? अर्जुन दास ने हैरानी से पूछा। क्या तुम नहीं चाहते? बूढ़े ने अर्जुन दास को देखा। नहीं, ऐसा नहीं है, अर्जुन दास ने जल्दी से कहा, जैसा वरिष्ठ ने कहा। अर्जुन दास के जवाब को सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो बस इंतजार करो, वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन दास हैरान रह गया। वरिष्ठ का मतलब है? तुम वहां क्या खड़े हो? यहां आकर मेरे लिए एक कप चाय नहीं बनाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद बनाऊं? बूढ़े ने बेतुके ढंग से कहा। अर्जुन दास असहाय था, वह वाकई सामने वाले बूढ़े के चरित्र को समझ नहीं पा रहा था। उसके पास बूढ़े की आज्ञा के तहत आगे बढ़कर उसके लिए एक कप चाय बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
लगभग 10 मिनट बाद आंगन का दरवाजा खुला और सिया कपूर, जो थोड़ी अस्तव्यस्त थी, अंदर आए। जब सिया कपूर ने आंगन में अर्जुन दास को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई। अर्जुन दास भी जल्दी से आगे बढ़ा और सिया कपूर को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया। अर्जुन दास, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, ऐसी चीज फिर कभी नहीं होगी। अर्जुन दास ने सिया कपूर को आश्वासन दिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे, बाहर से लोग एक एक करके अंदर आने लगे। लक्ष्य शेट्टी और ध्रुव यादव भी अंदर आए। भाई अर्जुन, ध्रुव यादव ने अर्जुन दास को बुलाया और वह और लक्ष्य शेट्टी दोनों के पास आए। ठीक है, ललित जोशी, अर्जुन दास को बता। बूढ़े ने कहा, ये फरहान कुरैशी और भैरवनाथ के बेटे भरतनाथ ने किया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वह बाहर गाड़ी में है। ललित जोशी नामक मध्यम आयु के व्यक्ति ने कहा। भैरवनाथ का बेटा? अर्जुन दास ने लक्ष्य शेट्टी की ओर देखा और संदेह में पूछा। लक्ष्य शेट्टी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने कभी भैरवनाथ को ये कहते नहीं सुना कि उसका कोई बेटा है। वह भैरवनाथ का नाजायज बेटा है। उसकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया है और भैरवनाथ पड़ोसी प्रांतों में गुप्त रूप से गतिविधियों को फंड दे रहा था, ललित जोशी ने कहा। अर्जुन दास ने सिर हिलाया। ठीक है अर्जुन दास, मैंने वह कर दिया जो तुमने मुझसे मदद के लिए कहा था, तो तुम उन दोनों को भी ले जाओ। देर हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें रात के खाने के लिए नहीं रोकूंगा। बूढ़े ने निष्कासन आदेश दिया। ये सुनकर अर्जुन दास ने अपनी बाहों में मौजूद सिया कपूर को छोड़ा, बूढ़े के पास गया और एक कार्ड सौंपा। मैंने कहा था, मैं न केवल आपसे मदद मांगने आया हूँ, बल्कि पिछली बार की घटना के लिए माफ़ी भी मांगने आया हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया और वे इसके लायक थे। बूढ़े ने अर्जुन दास द्वारा सौंपा गया बैंक कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल से नहीं है, नौजवान। यहाँ से निकल जाओ। अर्जुन दास मुस्कुराया, फिर पलटकर सिया कपूर को गले लगाया और ध्रुव यादव और लक्ष्य शेट्टी के साथ जाने वाला था। अरे नौजवान, तुमने मुझे कार्ड का पासवर्ड नहीं बताया, मैं पैसे कैसे निकालूं? अर्जुन दास बूढ़े के शब्दों से हार गया। पासवर्ड 6 और 8 है। अर्जुन दास बिना पीछे मुड़े चला गया। बूढ़ा मुस्कुराया और कार्ड ललित जोशी को सौंप दिया और बोला, जाओ और देखो कि कार्ड में कितना पैसा है, जल्दी से मेरे लिए निकाल लाओ। इस नौजवान को फिर से भागने मत देना। ललित जोशी ने असहाय होकर सिर हिलाया। वह बूढ़े के चरित्र के बारे में कुछ जानता था। थोड़ी देर बाद ललित जोशी हाँफते हुए बूढ़े के पास आया। क्या बात है, मैंने तुम्हें कुछ पैसे निकालने को कहा, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? बूढ़ा असंतुष्ट होकर बोला, मास्टर चैतन्य, उस कार्ड में 10 करोड़ है। क्या? कितना? बूढ़ा उत्साह से खड़ा हो गया। 10 करोड़? कमबख्त, अगर मुझे पता होता कि वह इतना देगा तो मैंने उसका एहसान क्या मानना था, उसे पकड़कर मार देना चाहिए था। बूढ़ा हंसते हुए फिर बैठ गया। तो वो पैसे? ललित जोशी ने पूछा। मूर्ख, मुफ्त में मिले पैसे को मत छोड़ो, जल्दी जाकर निकाल लाओ। बूढ़ा लोहे को स्टील न बनाने से नफरत करता था। एक हाई एंड शॉपिंग मॉल में एक प्रसिद्ध विदेशी लग्जरी महिला जूता स्टोर में महिलाओं के बीच एक युद्ध चल रहा था। यो छोटी लड़की, मैं अभी किसी को बुला रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, आज कोई भी आए, कोई फायदा नहीं होगा। एक आकर्षक ढंग से सजी महिला ने यशिका शर्मा से कहा, जो अभी अभी अर्जुन दास के साथ फोन पर बात करके खत्म हुई थी। बूढ़ी चुड़ैल, तुम्हें किसी को बुलाने की इजाजत है, लेकिन मुझे नहीं। साथ ही अगर तुमने और डींग मारी तो उसका हाल देख लो। यशिका शर्मा ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे उसने लात मारी थी और जिसका नकली नाक का पुल टूट गया था। ठीक है, तुम इंतजार करो। आकर्षक ढंग से सजी महिला ने ललिता वर्मा की दयनीय हालत को देखा और अनायास ही उसका हौसला कम हो गया। इस समय यशिका शर्मा के साथ आए लड़कियों ने यशिका शर्मा को खींचकर धीरे से कहा, लिंगशुंग, अब क्या करें? यशिका शर्मा ने अपने आसपास की 3 सहेलियों को देखा और उनके डरे हुए चेहरों को देखकर कहा, इस मामले को मैं संभाल लूंगी। अगर तुम डर रही हो तो पहले चली जाओ। दरअसल क्योंकि यशिका शर्मा के पास अर्जुन दास से मिलने वाली भारी मात्रा में जेब खर्च थी, उसने आज अपनी सहेलियों को शॉपिंग के लिए बाहर ले गई थी। लेकिन जब वे इस प्रसिद्ध महिला जूता स्टोर में घुसी तो चारों की चहकती हुई हरकतों ने स्टोर में जूते चुन रही 2 आकर्षक ढंग से सजी युवतियों को नाराज कर दिया। इसलिए एक युवती ने तीखी आवाज में कहा, वेटर, क्या तुम्हारे स्टोर में हर तरह के लोग आते हैं? तुम्हें डर नहीं लगता कि वे तुम्हारा सामान चुरा लेंगे? युवती के सवाल के जवाब में क्लर्क ने बस विनम्रता से मुस्कुराया और कोई आवाज नहीं की। ये देखकर कि क्लर्क ने उसका जवाब नहीं दिया, युवती जानबूझकर यशिका शर्मा और चारों के बीच में गई और यशिका शर्मा की एक सहेली के हाथ से वह जूता छीन लिया जिसे वह देख रही थी। यशिका शर्मा की सहेली एक औसत परिवार से थी और यह पहली बार था जब वह यशिका शर्मा के साथ इतने बड़े शॉपिंग मॉल में आई थी, इसलिए जब उसके देखे हुए जूते छीन लिए गए तो उसे गुस्सा नहीं आया।
इसके बजाय उसने एक और जोड़ी जूते उठाए और उन्हें देखने लगी। लेकिन जैसे ही यशिका शर्मा की सहेली ने जूते उठाए, उन्हें पास की युवती ने छीन लिया और कहा, क्या तुम इसे खरीद सकती हो? यशिका शर्मा की सहेली वहां शर्मिंदगी के साथ खड़ी थी, लेकिन पास में खड़ी यशिका शर्मा ने युवती के हाथ से जूते वापस छीन लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना कि वह इसे खरीद सकती है या नहीं? क्या ये स्टोर तुमने खोला है? मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी और तुम वहां पहले से ही शैतानी कर रही थी। यशिका शर्मा ने गुस्से में कहा, छोटी लड़की, अपनी जुबान साफ रखो और इस जगह को देखो। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? युवती अभी भी गर्व से बोली। ओह, हम नहीं आ सकते, लेकिन तुम आ सकती हो। हम बस आ गए, तुम हमें काट लो। यशिका शर्मा की छोटी चुड़ैल की प्रवृत्ति पूरी तरह से फट पड़ी। इस समय एक और युवती भी आई और उसे सहारा दिया। ललिता, तुम इन लोगों से क्यों बहस कर रही हो? इससे तुम्हारी पहचान नहीं गिर जाएगी। मुझे इस तरह के लोगों से नफरत है जो इसे खरीद नहीं सकते और हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। ललिता ने पास आई युवती से कहा। ललिता की बात सुनकर यशिका शर्मा ने सीधे क्लर्क से कहा, इस पूरी पंक्ति के जूते पैक कर दो। यशिका शर्मा की 3 सहेलियों ने भी चुपके से यशिका शर्मा को खींचा, क्योंकि इस जूता रैक पर सैकड़ों जोड़ी जूते थे और प्रत्येक जोड़ी की कीमत डरावनी थी। मैंने लोगों को दिखावा करते देखा है, लेकिन ऐसा दिखावा कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें इस दिखावे की परिणति पता है? ललिता ने यशिका शर्मा की बात सुनकर तंज कसा, क्योंकि इस ब्रांड के जूतों को वह 1 महीने या कुछ महीनों में केवल एक जोड़ी खरीद सकती थी, सिर्फ इसलिए कि जूते बहुत महंगे थे। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यशिका शर्मा ने पास खड़े क्लर्क से फिर कहा। इस समय पास में खड़ा क्लर्क जल्दी से आगे आया, अपने हाथ में एक कैलकुलेटर लिया और बोला, हेलो मैडम, इस पंक्ति में कुल 93 जोड़ी महिला जूते हैं, जिनकी कुल कीमत 79.896 मिलियन है। यशिका शर्मा के पीछे की 3 सहेलियों ने अनायास ही सांस लेने की आवाज की। यहां तक कि सामने की 2 युवतियों की आंखों में भी दिल धड़कने लगा, लेकिन जो यशिका शर्मा का तमाशा देखने वाली थी, वे यशिका शर्मा की हरकतों से चौंक गईं। कार्ड स्वाइप करो। यशिका शर्मा ने लापरवाही से एक कार्ड निकाला और कहा, लगभग 80 करोड़। ये खपत निश्चित रूप से साधारण लोगों की खपत नहीं थी। 2 युवतियों की ईर्ष्या और जलन भरी नजरों के तहत यशिका शर्मा ने सौदा पूरा किया। क्लर्क, इन 2 जोड़ी जूतों को नए से बदल दो, मुझे लगता है कि ये गंदे हो गए हैं। यशिका ने ललिता द्वारा छुए गए 2 जोड़ी जूतों की ओर इशारा किया। तुम किसे गंदा कह रही हो? ललिता गुस्से में बोली। जो जवाब दे वही गंदा है, यशिका शर्मा ने बिना लागल पेट के कहा। ललिता आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन पास की युवती ने उसे रोक लिया। ठीक है, गुस्सा मत हो, इन लोगों के लिए जो रखवाली करने वाली लगती हैं, उनके लिए इसके लायक नहीं है। युवती ने यशिका शर्मा पर सीधे गंदा पानी उड़ेल दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? यशिका शर्मा ने गुस्से में पूछा। लेकिन दोनों युवतियों ने यशिका शर्मा को नजरअंदाज किया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, और ललिता ने जोर से पास की युवती से कहा, हाय, ये सचमुच नीचे जा रहा है? तुम क्या कहते हो? कम उम्र में क्या गलत है? सचमुच एक जंगली लड़की है जिसे माँ ने जन्म दिया, लेकिन माँ ने नहीं सिखाया। ललिता की कड़वी आवाज यशिका शर्मा के कानों में एक भी शब्द छोड़े बिना पहुंची। खासकर आखिरी वाक्य एक फ्यूज की तरह था, जिसने सीधे यशिका शर्मा को भड़का दिया। जब यशिका शर्मा की 3 सहेलियां अभी भी चुपके से नाराजगी जता रही थीं, यशिका शर्मा दौड़कर गई, ललिता के बाल पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया, फिर अपने घुटनों को ललिता के चेहरे पर दबा दिया। ललिता केवल चिल्लाने में कामयाब रही और यशिका शर्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया। इस समय ललिता की नाक से खून बह रहा था और उसकी नाक का सिरा एक तरफ झुका हुआ था, जिससे उसकी नकली नाक उजागर हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूं। ललिता ने एक हाथ से अपनी नाक ढकते हुए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन यशिका ने उसे दोबारा घूरा। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो विश्वास करो, तुम्हारा नकली ठुड्डी भी उड़ा दूंगी, यशिका शर्मा ने क्रूरता से कहा। इस समय ललिता फिर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी, वह केवल पास की युवती की ओर मदद के लिए देख सकती थी। इस समय वह युवती भी यशिका शर्मा की हरकतों से डर गई थी। वह कांपते हुए फोन उठाकर कॉल करने लगी। तन में, ललिता और मुझे पीटा गया है, जल्दी आओ। हाँ, जिंदगी मॉल की 5वीं मंजिल। तो मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। युवती ने फोन कॉल खत्म करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। उसने यशिका शर्मा की ओर मुड़कर कहा, छोटी लड़की, अगर हिम्मत है तो मत जाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि तुम्हें बचाने कौन आता है। यशिका शर्मा ने बिना डरे कहा। लिंगशुंग, और मत उलझो, चलो चलें। यशिका शर्मा के पीछे की 3 सहेलियों ने यशिका शर्मा से धीरे से कहा। यशिका शर्मा ने 3 सहेलियों की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना मोबाइल फोन उठाया और अर्जुन दास को कॉल किया। फिर सिया कपूर के बेडरूम में अर्जुन दास का दृश्य आया। फोन कॉल खत्म करने के बाद यशिका शर्मा ने डरी हुई 3 सहेलियों को देखा और फिर उन्हें पहले जाने के लिए कहा।
जैसे ही यशिका शर्मा ने ये शब्द कहे, एक सहेली बिना कुछ और कहे चली गई, और बची हुई दो में से एक ने यशिका शर्मा से माफी मांगने के बाद चली गई। लीला, तुम भी पहले चली जाओ, यशिका शर्मा ने केवल बची हुई सहेली से कहा। ये मामला मेरे कारण हुआ और तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लीला मेनन नाम की सहेली इस समय बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन दृढ़ता से बोली। लीला की बात सुनकर यशिका शर्मा बहुत प्रभावित हुई। अपनी प्रकृति के कारण उसके कॉलेज में जी बेशंक कोई महिला दोस्त नहीं थी, और वह लंबे समय तक छात्रावास में नहीं रहती थी, और 3 सहेलियों के साथ उसका रिश्ता भी बहुत कमजोर था। इसलिए उसने विशेष रूप से आज 3 सहेलियों को अपने साथ शॉपिंग के लिए आमंत्रित किया था। बेशक बिल वह खुद चुकाने वाली थी, और हालांकि उसने अभी 2 सहेलियों के जाने का प्रस्ताव दिया था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन लीला के शब्दों ने उसे आखिरकार इस सहेली को दिल से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। लगभग कुछ मिनट बाद स्टोर मैनेजर आया। इस तरह की घटना स्टोर में होने के बाद क्लर्क ने तुरंत स्टोर मैनेजर को सूचित किया। स्टोर मैनेजर एक बहुत चतुर और सक्षम महिला थी। घटना के बारे में जानने के बाद वह यशिका शर्मा को देखे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि यशिका शर्मा ने एक बार में लगभग 80 करोड़ खर्च किए थे, जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों में सर्वोच्च थी। हेलो मैडम, मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ। मुझे घटना के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन किसी भी तरह पहले इस महिला को अस्पताल भेजते हैं, मैनेजर ने यशिका शर्मा से चर्चा के लहजे में कहा। लेकिन यशिका शर्मा के बोलने से पहले वह युवती बाहर कूद पड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरी बहन को जल्दी भेज देना चाहते हो ताकि मौके का सबूत नष्ट हो जाए? मैं तुम्हें बता दूं, हम में से कोई भी नहीं जाएगा। युवती का मतलब साफ था, वह मौके को जैसा था वैसा रखना चाहती थी। तुम सचमुच अच्छी बहनें हो। यशिका शर्मा ने युवती को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। स्टोर मैनेजर भी चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वही बाहर कूदकर उसे रोकेगी। स्टोर मैनेजर इस तरह के दृश्य से अपरिचित नहीं था, और उसने उच्च वर्ग को हवा के लिए लड़ते हुए कई बार देखा था। और आज का कारोबार पहले ही विस्फोटक हो चुका था और लगभग 1 महीने का प्रदर्शन पूरा हो चुका था, इसलिए स्टोर मैनेजर बहुत समझदारी से बाहर निकल गया, उन्हें खेलने के लिए जगह छोड़ते हुए। इस समय ललिता जमीन से उठी और जाने वाली थी, लेकिन पास की युवती ने उसे रोक लिया और उसके कान में फुसफुसाया, तन्मय, और तुम्हारा जल्दी ही आ रहा है, तुम्हें बाद में अपनी तरफ से आग लगानी होगी। युवती की बात सुनकर ललिता एक पल के लिए रुक गई, फिर वहीं रह गई। दृश्य इस तरह अजीब हो गया, वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे और मैं तुम्हें देख रहा था चुपचाप। जानवी, क्या हो रहा है? इस समय 2 पुरुष स्टोर में घुसे और उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, तन्मय, तुम आखिरकार आ गए। जैस्मिन अरोड़ा तन्मय जैन की बाहों में कूद पड़ी, पूरी तरह से शिकायतों से भरी हुई। ये युवती अर्जुन दास की पूर्व प्रेमिका जैस्मिन अरोड़ा थी। ललिता, तुम इस तरह कैसे हो गई? लेकिन एक और पुरुष ने कहा। इस समय ललिता ने अपने सामने खड़े पुरुष को देखा और वाह करके रो पड़ी। विवान, उसने मुझे पीटा। ललिता ने रोते हुए यशिका शर्मा की ओर इशारा किया। ललिता की दयनीय हालत देखकर विवान भट्ट अनायास ही यशिका शर्मा को क्रूरता से देखने लगा, लेकिन जब उसने यशिका शर्मा की नन्ही और प्यारी शक्ल देखी तो उसका अधिकांश गुस्सा फिर से शांत हो गया। छोटी बहन, तुमने किसी को क्यों पीटा? विवान भट्ट ने कहा। क्यों, तुम्हारे लिए? यशिका शर्मा ने सिर झुकाकर सोचा और फिर बोली। विवान भट्ट ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी। तुम देख सकते हो कि उसकी नाक नकली है। मैंने इसकी पुष्टि कर दी है। वास्तव में उसकी ठुड्डी और छाती शायद सिलिकॉन की बनी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। ये विवान भट्ट ने ललिता के चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी नाक की ओर देखा और फिर उसकी ठुड्डी और छाती की ओर किसी कारण से घृणा महसूस करने लगा। विवान, उसकी बकवास मत सुनो, ललिता ने जल्दी से अपनी नाक ढकते हुए कहा। हाँ, विवान, इस छोटी लड़की के बहकावे में मत आना। जो एक बार में लगभग 80 करोड़ खर्च कर सकती है, वह कोई साधारण गुरु नहीं है। पास में खड़े तन्मय जैन ने कहा। सही कहा, ये एक शुद्ध दिखने वाली हरी चाय की वेश्या जैसी लगती है। पता नहीं कितने बूढ़ों ने इस छोटी कुतिया को पाला होगा। जैस्मिन अरोड़ा ने क्रूरता से कहा। बकवास मत करो, लिंगशुंग ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन पास में खड़ी लीला मेनन ने कहा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, जैस्मिन अरोड़ा ने लीला मेनन को घूरते हुए कहा। लीला मेनन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यशिका शर्मा ने उसे रोक लिया। इतनी बकवास क्यों, चूंकि तुम्हारे बुलाए हुए सहायक आ गए हैं। बता, मेरे साथ कैसे निपटना है? यशिका शर्मा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। तन्मय जैन और विवान भट्ट को यशिका शर्मा के इस तरह के उकसावे के बाद बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इस समय जैस्मिन अरोड़ा तन्मय जैन के आने के बाद जैसे कोई और ही इंसान बन गई थी, पहले की तरह चुप नहीं थी। तुम्हारे साथ निपटना? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हो।
तुमने बिना कारण किसी को पीटा और तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। जैस्मिन, अरोड़ा ने कहा, जवाब? उसे बस वही मिला जो वह डिजर्व करती थी। यशिका शर्मा ने बिना डरे कहा, अभी भी सख्त बातें कर रही हो, छोटी लड़की ने अभी तक स्थिति को नहीं समझा है। अभी अगर हम पुलिस को बुलाएं तो तुम बस गिरफ्तारी का इंतजार करो। तुम बच्चों को डरा रही हो, ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे परिवार का है, जिसे चाहो गिरफ्तार कर लो। यशिका शर्मा ने होंठ बिचकाते हुए कहा। यशिका शर्मा की बात सुनकर तन्मय जैन ने कहा, हालांकि यह हमारे परिवार का नहीं है, लेकिन जिस महिला को तुमने पीटा उसका होने वाला ससुर इसका प्रबंधन करता है। तन्मय जैन ने जो कहा वह बहुत घुमावदार था, लेकिन तथ्य यह है कि विवान भट्ट के पिता नगर ब्यूरो के नेता हैं। मैं बहुत डर गई हूँ, आओ और मुझे पकड़ लो। यशिका शर्मा ने तन्मय जैन की बात सुनकर कहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। यहाँ और ढोंग मत करो, अगर तुम ईमानदारी से माफी मांग लो हम इस मामले को नहीं उठाएंगे। जैस्मिन अरोड़ा ने कहा, कैसी माफी? यशिका शर्मा ने रुचि के साथ पूछा। यह आसान है, बस ललिता से ईमानदारी से माफी मांगो और फिर कुछ मेडिकल खर्चे दो। जैस्मिन अरोड़ा ने यशिका शर्मा की ओर बढ़ते हुए कहा, जैसे कि उसे लग रहा था कि यशिका शर्मा को ठीक कर लिया गया है। मेडिकल खर्च कितना? यशिका शर्मा ने दोनों मुंह से पूछा। ये देखकर कि यशिका शर्मा इतनी आसानी से रास्ते पर आ गई, जैस्मिन अरोड़ा ने सीधे कहा, 1000 मिलियन। जैस्मिन अरोड़ा की कीमत सुनकर यशिका शर्मा के पास खड़ी लीला मेनन अनायास ही हल्की सी चीख निकाल बैठी। क्या नहीं देना चाहती? ये देखकर कि यशिका शर्मा ने जवाब नहीं दिया, जैस्मिन अरोड़ा ने फिर कहा, हा, मैं हंसी से मर रही हूँ। अचानक यशिका शर्मा ने अपने पेट को पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। तुम पागल क्या हो रही हो? जैस्मिन अरोड़ा ने बदसूरत चेहरे के साथ कहा। ओह, नहीं जा रहा। लीला, मुझे सहारा दो। यशिका शर्मा ने लीला मेनन के शरीर पर झुककर आखिरकार हंसना बंद किया। तुम्हारा खाने का तरीका बहुत बदसूरत है। जिसे मैंने पीटा उसने कुछ नहीं कहा, तुमने ही मुंह खोल दिया। मैं बस पूछना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हें 1000 मिलियन भी दे दूं तो तुम चारों इसे कैसे बांटोगे? प्रत्येक को 250 मिलियन। तुम मुझसे मजाक करने की हिम्मत करती हो? जैस्मिन अरोड़ा ने दांत पीसते हुए कहा। तुमसे मजाक नहीं, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही हिसाब कर रही हूँ। प्रति व्यक्ति 250 मिलियन बिल्कुल सही है, यशिका शर्मा ने कहा। चटाक, एक कड़क आवाज गूंजी। ये जैस्मिन अरोड़ा थी जिसने यशिका शर्मा की असावधानी का फायदा उठाकर उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? यशिका शर्मा ने आंखें सिकोड़ लीं, अपने लाल हुए गालों को नजरअंदाज किया और अपना दायां हाथ उठाया, जैस्मिन अरोड़ा को उसी के तरीके से जवाब देने की मंशा से। लेकिन इस पल में यशिका शर्मा की भुजाएं नीचे नहीं गिर सकीं, क्योंकि पता नहीं कब तन्मय जैन दोनों के बीच आ गया था और उसने एक हाथ से यशिका शर्मा की दाईं कलाई पकड़ ली थी, जिससे उसका हाथ नीचे नहीं गिर सका। छोटी लड़की, तुम्हें मौके की स्थिति को समझना होगा, तन्मय जैन ने कुटिलता से कहा। मैंने कहा, तुम्हें अपना हाथ छोड़ देना चाहिए। हालांकि तन्मय जैन के पीछे से एक अत्यंत गुस्से भरी आवाज आई। तन्मय जैन ने आवाज का पीछा करते हुए सिर घुमाया और देखा कि एक पुरुष उसके पीछे गुस्से से खड़ा था। लेकिन उसने अभी भी परवाह नहीं की और मुंह खोलने ही वाला था कि उसे लगा कि उसका बायां हाथ, जो यशिका शर्मा की दाईं कलाई पकड़े हुए था, लोहे की चिमटे से जकड़ा गया था और दिल को चीर देने वाला दर्द तुरंत आया। तन्मय जैन चिल्लाया, अपनी बाईं भुजा को बाहर निकालना चाहता था। हालांकि उसका बायां हाथ एक ऐसे पुरुष द्वारा स्थिर पकड़ा गया था जो मासूम दिखता था। तुमसे कहा था, अपना हाथ छोड़ दो, बस सुनते नहीं। लेकिन तन्मय जैन के पीछे खड़ा पुरुष सिर हिलाकर बोला। हालांकि उपरोक्त प्रक्रिया बहुत धीमी लगती है, वास्तव में ये सब एक पल में हुआ। जब सभी लोग होश में आए तो दो आवाजें सुनाई दीं। दूसरे भाई अर्जुन दास, ये यशिका शर्मा और जैस्मिन अरोड़ा थी जो एक ही समय में चिल्लाईं। क्या तुम अर्जुन दास हो? तन्मय जैन ने आश्चर्य से भरी आंखों के साथ पूछा, अपने कलाई के दर्द को एक पल के लिए भूलते हुए। अर्जुन दास ने यशिका शर्मा की ओर सिर हिलाया। तन्मय जैन को अनदेखा करते हुए जैस्मिन अरोड़ा के सामने चला गया। तुम क्या करने जा रहे हो? किसी कारणवश जैस्मिन अरोड़ा को पहली बार अर्जुन दास से इतना गहरा डर महसूस हुआ। थप्पड़, एक तेज आवाज हुई, लेकिन यह अर्जुन दास था जिसने जैस्मिन अरोड़ा को जोरदार थप्पड़ मारा। याद रखना, ये थप्पड़ मेरी बहन के लिए है, अर्जुन दास ने गहरी आवाज में कहा। इस समय जैस्मिन अरोड़ा ने अपने चेहरे को, जो थप्पड़ से लाल हो गया था, ढक लिया और अर्जुन दास को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। क्योंकि अर्जुन दास पहले उसके प्रति आज्ञाकारी था, भले ही बाद में अर्जुन दास अमीर हो गया, फिर भी वह उसे देखकर सिर्फ ठंडा व्यवहार करता था। इस मुलाकात में अर्जुन दास को देखकर जैस्मिन अरोड़ा के दिल में थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने पहले अर्जुन दास को क्यों छोड़ दिया। कुछ महीने पहले उसने सोचा था कि अर्जुन दास सिर्फ भाग्यशाली था, लेकिन हाल ही में विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी से उसे पता चला कि अर्जुन दास, जो पहले उसके प्रति आज्ञाकारी था, में कितनी शक्ति थी।
भैया तुम यहाँ क्यों आए? यशिका शर्मा ने असंतुष्ट होकर मुंह बनाया। हाय, मैं भटक गया था भैया, दास को मुझे ढूंढने में समय बर्बाद करना पड़ा, ध्रुव यादव, जो तन्मय जैन को पकड़े हुए था, ने कहा। ठीक है, मेरी गलती, मैं देर से आया। अर्जुन दास यशिका शर्मा के पास गया और उसके चेहरे को छुआ जहां जैस्मिन अरोड़ा ने थप्पड़ मारा था। असंतुष्ट होकर जैस्मिन अरोड़ा ने अर्जुन दास का हाथ हटाया और लीला मेनन की ओर इशारा करते हुए कहा, लीला, यह मेरा दूसरा भाई है और यह ध्रुव है, तुम उसे बड़ा भाई ध्रुव कह सकती हो। दूसरे भैया ध्रुव, लीला मेनन ने अर्जुन दास और ध्रुव की ओर सिर हिलाया। अर्जुन दास ने लीला मेनन की ओर सिर हिलाया, लेकिन ध्रुव ने लीला मेनन को देखकर मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। अर्जुन दास, जल्दी अपने लोगों से कहो कि तन्मय को छोड़ दें, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, दूसरी तरफ खड़े विवान भट्ट ने कहा। तब अर्जुन दास को याद आया कि तन्मय जैन अभी भी ध्रुव के नियंत्रण में था। फिर उसने ध्रुव को एक नज़र दी और अर्जुन दास की नज़र पकड़ने के बाद ध्रुव ने तन्मय जैन को छोड़ दिया। छूटने के बाद तन्मय जैन लड़खड़ाया, केवल पास में खड़ी जैस्मिन अरोड़ा ने उसे सहारा दिया। दोनों जल्दी से अर्जुन दास के पास से हटकर विवान भट्ट के पास खड़े हो गए। पुलिस को बुलाया? तुम्हारा परिवार पुलिस स्टेशन चलाता है क्या? अर्जुन दास ने यशिका शर्मा की तरह ही शब्द कहे। दूसरे भैया, उनके परिवार ने ही इसे खोला है, यशिका शर्मा ने कहा। ये सुनकर अर्जुन दास अवाक रह गया, वास्तव में उनके परिवार ने ही पुलिस स्टेशन खोला था। तब जैस्मिन अरोड़ा ने कुछ हिम्मत जुटाई और अर्जुन दास से कहा, तुम लोग वास्तव में भाई बहन हो क्या? ऐसा नहीं लगता। अर्जुन दास ने अपना चेहरा यशिका शर्मा के सामने लाकर पूछा। अर्जुन दास, मुझे नहीं पता था कि इस बार तुम मेरे हाथों में फंस जाओगे, पास में खड़े विवान भट्ट ने उत्साह से कहा। वह जयान राठौर और अर्जुन दास के बीच के संबंधों को बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह राठौर परिवार के गुट का हिस्सा था। अगर वह इस बार अर्जुन दास को फंसा सका तो उसे इसका श्रेय मिलेगा। तुम्हारे हाथों में फंस जाऊं? तुम हो कौन? अर्जुन दास ने असंतुष्ट होकर कहा। विवान भट्ट ने अपने आप से कहा, तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में ले जाया जाएगा। हा, छाया। अर्जुन दास ने होठों को सिकोड़ा। अर्जुन दास, तुम्हें इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। जयान राठौर का दुश्मन बनने का यही नतीजा है, तन्मय जैन ने कहा। तुम हो कौन? अर्जुन दास ने पूछा। तन्मय जैन ने गर्व से अपना नाम बताया। तुषार जैन तुम्हारा क्या लगता है? अर्जुन दास ने संदेह से पूछा। वह मेरा भाई है जो पश्चाताप नहीं करता। ये सुनकर अर्जुन दास ने निराश होकर सिर हिलाया। जैस्मिन अरोड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये शौक है। तुम दो भाइयों को बारी बारी से सेवा देती हो। अर्जुन दास ने जैस्मिन अरोड़ा को घृणा भरी नजरों से देखा। अर्जुन दास के शब्दों को सुनकर जैस्मिन अरोड़ा ने अपने होंठ काटे, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोली। ओह, मैं भूल गया, जैस्मिन अरोड़ा पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वह बिस्तर पर कितनी अच्छी है। तन्मय जैन ने जैस्मिन अरोड़ा का इस्तेमाल करके अर्जुन दास को उकसाना चाहा, लेकिन वह उसे बिल्कुल दिल में नहीं रखता था। वास्तव में तन्मय के लिए जैस्मिन अरोड़ा एक इनाम की तरह थी। बचपन से ही वह हर चीज में अपने बड़े भाई तुषार जैन से दबा हुआ था। जब तिवारी परिवार का जिक्र होता तो लोग केवल तुषार जैन की तारीफ करते, लेकिन यह नहीं जानते थे कि तन्मय जैन जैसा कोई व्यक्ति भी है। अंततः मौका आया। अर्जुन दास के हस्तक्षेप के कारण तुषार जैन के प्रबंधन में कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसने राठौर परिवार का समर्थन भी लिया। राठौर परिवार के समर्थन से उसने अंततः तिवारी ग्रुप का नियंत्रण ले लिया। तुषार जैन की महिला जैस्मिन अरोड़ा ने खुद को उसके पास पेश किया। निश्चित रूप से वह अपने भाई को फिर से चोट पहुंचाने का यह मौका नहीं छोड़ता, और जैस्मिन अरोड़ा बहुत आकर्षक थी, खासकर बिस्तर पर, इसलिए उसने कुछ और महीनों तक खेलने की योजना बनाई, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। इसलिए उसके पास जैस्मिन अरोड़ा के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं, केवल विजय और दिखावा था। तन्मय, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जैस्मिन अरोड़ा को विश्वास नहीं हुआ। चुप रह रंडी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। सचमुच सोचा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हा, क्या मजाक है, तन्मय जैन ने तीखेपन से कहा। तुम जैस्मिन अरोड़ा निरुत्तर थी। तुम अभी भी उपयोगी हो। मुझे नहीं पता था कि आज तुम अर्जुन दास को यहाँ ला सकती हो। अगर तुम भविष्य में मेरी अच्छी सेवा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार करूंगा, तन्मय जैन ने फिर कहा। संघर्ष करने वाली जैस्मिन अरोड़ा ने तन्मय जैन के शब्द सुनकर फिर से सिर झुका लिया और चुप रही। दूसरी तरफ अर्जुन दास ने अभी की घटना को बिना किसी उत्साह के देखा। वह जैस्मिन अरोड़ा को बहुत पहले से समझ चुका था। वह एक ऐसी महिला थी जो खुद को एक सौदे के रूप में इस्तेमाल करती थी ताकि वह जो चाहती थी उसे हासिल कर सके। ऐसी महिला न तो सहानुभूति की पात्र थी और न ही उसे दया की जरूरत थी। हाय, कितना घिनौना है, यशिका शर्मा ने घृणा भरे चेहरे के साथ कहा। अर्जुन दास ने सिर हिलाया। इस पल में उसे समझ आया कि सामने खड़े दो लोग राठौर परिवार के सदस्य थे और वे इस अवसर का उपयोग करके उसे खुले तौर पर नीचे लाने की योजना बना रहे थे ताकि वे वापस जाकर इनाम पा सकें।
मुझे जाना चाहिए या रुकना चाहिए? अर्जुन दास ने सोचा। अर्जुन दास ने यशिका शर्मा की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया? यशिका शर्मा ने अर्जुन दास की ओर देखा और कहा, दूसरे भैया, क्या तुम डर गए हो? क्या बात कर रही हो? मैंने पूछा कि क्या तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया? अगर नहीं निकाला तो मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूं। अर्जुन दास ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, वे दोनों औरतें बहुत परेशान करने वाली थीं, उन्होंने मुझे गाली दी और मेरी माँ का मजाक उड़ाया। ओह, वह तुम्हारी माँ भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया, यशिका शर्मा ने बिना किसी डर के कहा। छोटी लड़की, उकसाने की कोशिश मत करो, विवान भट्ट ने कहा। अर्जुन दास ने सिर उठाया और विवान भट्ट को आंखें मटकाकर देखा और ध्रुव से पूछा, क्या तुम उसे इतना मार सकते हो कि दर्द हो लेकिन कोई बाहरी चोट न आए? अर्जुन दास के शब्द सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं समझ गया। कहने के बाद वह एक तरफ हट गया और विवान भट्ट के पास खड़ा हो गया। क्या? विवान भट्ट को अभी समझ नहीं आया था कि ध्रुव ने उसके शरीर पर एक एक्यूपॉइंट छुआ। फिर विवान भट्ट दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लौटने लगा। लेकिन ध्रुव मुड़ा और धीरे धीरे अर्जुन दास की ओर चला, लेकिन 2 कदम चलने के बाद रुका। तन्मय जैन की ओर इशारा किया और कहा, भैया दास, उसका क्या? ध्रुव के शब्द सुनकर इससे पहले कि अर्जुन दास कुछ कहता, तन्मय जैन, जैस्मिन अरोड़ा और ललिता वर्मा, जिनकी नकली नाक यशिका शर्मा के दोहरे थप्पड़ से टूट गई थी, चतुराई से कुछ कदम पीछे हट गए। ये देखकर अर्जुन दास ने भी सिर हिलाया। ध्रुव अर्जुन दास के पास चला गया और यशिका शर्मा ने उत्साह से कहा, भैया ध्रुव, तुमने क्या किया? हाय, मैंने सिर्फ उसके दर्द के बिंदु को छुआ। कुछ मिनटों तक दर्द के बिना यह खत्म नहीं होगा, ध्रुव ने मासूमियत से कहा, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। यह अच्छा है, वापस जाकर मुझे सिखाना। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया। तभी 4 पुलिस वाले अंदर आए। जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ो, जमीन पर सिकुड़ा हुआ विवान भट्ट दांत पीसकर कुछ शब्द बोला। मुखिया पुलिस वाला विवान भट्ट को नहीं जानता था, इसलिए उसने औपचारिक रूप से कहा, यहाँ किसने पुलिस को बुलाया? क्या हो रहा है? पुलिस? हमने पुलिस को बुलाया। सामने वाले कुछ लोगों ने हमें बिना कारण पीटा। देखिए, इस महिला की नाक टूट गई और यह युवक जो सिटी ब्यूरो का डायरेक्टर है, उस पर भी अभी हमला हुआ। वे हम पर हमला करने वाले थे, तन्मय जैन ने जल्दी से कहा। सिटी ब्यूरो का डायरेक्टर विजय भट्ट? मुखिया पुलिस वाले की आंखें चमक उठीं और उसने बाकी 2 पुलिस वालों से कहा, जल्दी उसे उठाने में मदद करो। उठाए गए विवान भट्ट का दर्द पहले जितना तीव्र नहीं था और वह इसे सहन कर सकता था। वह जोर से चिल्लाया, जल्दी उन्हें गिरफ्तार करो। मुखिया पुलिस वाले ने कहा, इन 4 को पकड़ो और ले जाओ। 3 पुलिस वाले अर्जुन दास और बाकियों को ले जाने के लिए आगे बढ़े। रुको, मुझे क्यों ले जा रहे हो? अर्जुन दास ने पूछा। तुम पर दूसरों को मारने का संदेह है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? मुखिया पुलिस वाले ने कहा। सबूत के बारे में क्या? उन्होंने कहा कि हमने लोगों को मारा तो हमने मारा। क्या तुमने आसपास के लोगों से पूछा? क्या तुमने जांच की? अर्जुन दास ने कहा। पुलिस केस हैंडल करती है या तुम? बकवास बंद करो और ले जाओ, मुखिया पुलिस वाले ने कहा। जब एक पुलिस वाले ने हथकड़ी निकाली और अर्जुन दास को पकड़ने वाला था, अर्जुन दास ने उसे टाल दिया। तुम्हें कानून का विरोध करने की हिम्मत है, पुलिस वाले ने गुस्से से कहा। इस समय अर्जुन दास ने शांति से कहा, न्याय की परवाह किए बिना लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना, यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? कहते हो मैं कानून का विरोध कर रहा हूँ, तो पूछो मैं किस कानून का विरोध कर रहा हूँ? अगर ये तुम्हारा सार्वजनिक और निजी इस्तेमाल है तो मैं आज निश्चित रूप से इसका विरोध करूंगा। बोलने के बाद अर्जुन दास ने सामने खड़े पुलिस वाले के बारे में सोचा। खुलेआम पुलिस को मारना। न केवल तन्मय जैन और विवान भट्ट स्तब्ध रह गए, बल्कि अर्जुन दास के पीछे यशिका शर्मा भी स्तब्ध थी। इस स्तब्धता के बाद तन्मय जैन और विवान भट्ट और भी खुश हो गए। पीछे खड़ी यशिका शर्मा ने इस समय चुपके से एक फोन कॉल किया। उसे गिरफ्तार करो, मुखिया पुलिस वाले ने आदेश दिया। 3 पुलिस वाले अर्जुन दास की ओर दौड़े। अर्जुन दास स्थिर खड़ा रहा, लेकिन तीनों पुलिस वाले पीछे की ओर उड़ गए। धम एक आवाज के साथ तीनों पुलिस वाले जूते के रैक पर जोर से गिरे। सभी दांत पीस रहे थे और कराह रहे थे, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मुखिया पुलिस वाला घबरा गया। वे इस क्षेत्र के एक छोटे से पुलिस समूह थे और उनके पास बंदूकें ले जाने का कोटा नहीं था। सामान्य रूप से वे दूसरों को डरा सकते थे, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में अर्जुन दास जैसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा तो वे डर गए। लेकिन इस समय विवान भट्ट चिल्लाया, जल्दी मुख्यालय को सूचित करो, कहो कि आतंकवादी मिले हैं और 3 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, हमें समर्थन की आवश्यकता है। इस समय मुखिया पुलिस वाले ने होश संभाला, जल्दी से पुलिस के लिए उनके विशेष इंटरकॉम को उठाया और विवान भट्ट ने जो कहा उसे दोहराया। और विवान भट्ट ने भी अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता को फोन किया। इस समय जयान राठौर खाना खा रहा था और पास में खड़े विवेक श्रीवास्तव ने फोन प्राप्त करने के बाद तुरंत जयान राठौर को सूचना दी, मालिक, अच्छी खबर।
खाना खा रहे जयान राठौर ने अपने मुंह का भोजन आराम से निगला और कहा, क्या अच्छी खबर। अर्जुन दास इस बार बंदूक पर चढ़ गया। उसने अभी 3 पुलिस वालों पर हमला किया। उसे आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सशस्त्र पुलिस को भेजा गया है, जिसका नेतृत्व स्वयं डायरेक्टर विजय भट्ट कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव ने कहा। ओह, जयान राठौर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हल्के से कहा, जाओ और इसे साफ और सुंदर तरीके से करो। हाँ, विवेक श्रीवास्तव ने जवाब दिया और बाहर चला गया। विवेक श्रीवास्तव के जाने के बाद जयान राठौर ने अपने मुंह के कोने उठाए और अपने आप से कहा, अर्जुन दास, स्वर्ग का रास्ता है और तुम नहीं जाते, लेकिन तुम बिना रास्ते के नरक में घुसना चाहते हो। इसी तरह ललित जोशी की रिपोर्ट सुनने के बाद चैतन्य मोरे को सिरदर्द होने लगा। क्या ये लड़का आग के गड्ढे में कूद रहा है? गुस्से में चैतन्य मोरे ने अपने हाथ में गेम कंसोल फेंक दिया और बड़बड़ाया, मैं जानता था, उसने कल ही नकद मांगा था। ये लड़का इतना अमीर है, उसे किस तरह के एहसान को स्वीकार करना पड़ता है। मास्टर चैतन्य, क्या हमें कुछ करना चाहिए? ललित जोशी ने पूछा। बिल्कुल, हमें अपने संबंध बदलने होंगे। उन्हें अर्जुन दास को मौके पर मारने न दें। हम बाद में कोई रास्ता निकाल लेंगे, चैतन्य मोरे ने सोचकर कहा। मैं अभी करता हूँ, ललित जोशी ने सिर हिलाया और चला गया। ये देखना है कि तुम्हारा क्या तुरुप का पत्ता है, चैतन्य मोरे ने अपने आप से कहा। जिंदगी मॉल में इस समय अर्जुन दास बहुत गुस्से में था। उसे गुस्सा इस बात का था कि सामने मौजूद सार्वजनिक हथियार का निजी उपयोग हो रहा था और पुलिस को कुछ लोगों के हाथों में हथियार बनने के लिए निर्देशित किया जा सकता था। इसलिए अर्जुन दास ने गुस्से में पुलिस वाले को लात मारी और फिर ध्रुव ने 3 पुलिस वालों को जोरदार पीटा। अपना गुस्सा निकालने के बाद अर्जुन दास शांत हुआ और अपने आप से कहा, यह अच्छा नहीं है। उसने फिर से अपने पीछे खड़े 3 लोगों की ओर देखा और तन्मय जैन और बाकियों से कहा, चूंकि तुम मुझे निपटाना चाहते हो तो इन तीनों को जाने दो। भैया दास, मैंने भी पुलिस को बुलाया है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, ध्रुव ने दृढ़ता से कहा। इस समय यशिका शर्मा ने अपनी सहेली लीला मेनन से कहा, तुम पहले चली जाओ, चीजें थोड़ी जटिल हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि लीला मेनन कुछ कहती, मुखिया पुलिस वाले ने कहा, जाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम चारों में से कोई भी नहीं जा सकता। मैंने पहले ही मुख्यालय से समर्थन मांग लिया है और तुम सब जल्द ही खत्म हो जाओगे। तन्मय जैन ने सिर घुमाया और विवान भट्ट से धीरे से कहा, क्या तुम इस पुलिस वाले को जानते हो? विवान भट्ट ने सिर हिलाया। वास्तव में मुखिया पुलिस वाले का प्रदर्शन विवान भट्ट की अपेक्षाओं से कुछ हटकर था। उसने अपने दिल में जो चाहा वही किया। मुझे लगता है तुम लोग एक चीज भूल गए, अर्जुन दास ने फिर से कहा। क्या चीज? सामने वाले कई लोग हैरान थे। अर्जुन दास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दुकान में मौजूद बाकी लोगों से कहा, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए, आगे बहुत हंगामा होने वाला है। अर्जुन दास के शब्द सुनकर कई दुकान कर्मचारी और दुकान प्रबंधक बिना कुछ कहे चले गए। वास्तव में जिस पल अर्जुन दास ने पुलिस वाले को मारा, वे गलत जगह से भाग निकलने की तरह लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। इस समय दुकान में केवल 4 लोग, तन्मय जैन, 4 पुलिस वाले और अर्जुन दास के 4 लोग बचे थे। दुकान के बाहर पहले से ही दर्शकों की भीड़ जमा थी। ध्रुव, दरवाजा बंद करो और आसपास के सभी पर्दे खींच दो, अर्जुन दास ने कहा। ध्रुव ने अर्जुन दास के निर्देशों का पालन किया, दरवाजा बंद किया और आसपास के पर्दे खींच दिए। ध्रुव के पिछले प्रदर्शन के कारण कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम क्या करना चाहते हो? तन्मय जैन को कुछ गलत लगा। चूंकि तुमने मुझे इतने खुले तौर पर फंसाया, अगर मैं तुम्हें खुले तौर पर सबक न सिखाऊं तो मैं तुम्हारे बनाए माहौल के साथ न्याय नहीं करूंगा, अर्जुन दास ने हल्की मुस्कान दिखाए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, शांत हो जाओ। कानून की सजा का इंतजार करने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुखिया पुलिस वाला भी थोड़ा डर गया था। हाँ अर्जुन दास, आवेग में मत आओ, सब कुछ बातचीत से सुलझाया जा सकता है, विवान भट्ट ने भी जल्दी से समझाया। वास्तव में इस मुलाकात में सभी ने उस खामी के बारे में सोचा जो अर्जुन दास ने पहले कही थी कि उनकी जान सुरक्षित थी। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन दास को फंसाया, लेकिन वे भूल गए कि इस समय स्थिति अर्जुन दास के नियंत्रण में थी। अगर अर्जुन दास मछली को मारने और जाल तोड़ने का फैसला करता है तो वे वास्तव में नुकसान से ज्यादा हासिल करेंगे, खासकर तन्मय जैन और विवान भट्ट, जो स्पष्ट रूप से योगदान देना चाहते थे, लेकिन अगर उन्हें नुकसान हुआ तो वे ऐसा योगदान नहीं चाहेंगे। डर गए, अर्जुन दास ने दुष्टता से कहा, याद रखो, कुछ करने से पहले यह विचार कर लो कि क्या तुम इसके परिणाम सहन करने की क्षमता रखते हो। बोलने के बाद अर्जुन दास एक कदम पीछे हटा, जबकि ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस समय दुकान के बाहर देख रहे लोग दुकान के अंदर क्या हो रहा था नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें अंदर से सुअरों की तरह चीखने की आवाजें सुनाई दी। इस समय 3 सशस्त्र वाहन एक पुलिस वाहन के पीछे तेजी से बढ़ रहे थे। क्या विवान और बाकी लोग दुकान में फंस गए हैं? अब दुकान के अंदर से विवान और बाकियों की चीखें आ रही हैं। ये डायरेक्टर विजय भट्ट थे, जिन्हें एक मुखबिर का फोन आया था।
फोन का जवाब देने के बाद डायरेक्टर विजय भट्ट को विवान भट्ट की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय ड्राइवर को तेज करने के लिए कहने के। फिर उन्होंने इंटरकॉम उठाया और पीछे की 3 गाड़ियों से कहा, गैंगस्टरों ने 4 पुलिस सहित 8 बंधकों को बंधक बना लिया है, जरूरत पड़ने पर गोली मार दी जाएगी। ग्रुप ए ने प्राप्त किया, ग्रुप बी ने प्राप्त किया, ग्रुप सी ने प्राप्त किया। इस समय डायरेक्टर विजय भट्ट ने एक और मोबाइल निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। विवेक श्रीवास्तव, जो कहीं और था, ने एक दिन बाद टेक्स्ट मैसेज प्राप्त किया और जयान राठौर को सूचना दी, मालिक, मामला पक्का हो गया है। अर्जुन दास को लगभग 15 मिनट में गोली मार दी जाएगी। समझ गया, जाओ। हालांकि जयान राठौर ने कोई चिंता नहीं दिखाई, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान उनके दिल की खुशी को छिपा नहीं सकी। जब डायरेक्टर विजय भट्ट के नेतृत्व में 3 सशस्त्र वाहन जिंदगी मॉल की ओर बढ़ रहे थे, दूसरी सड़क पर 2 सेना हरे रंग के ट्रक भी बहुत तेज गति से बढ़ रहे थे। जिंदगी मॉल में उस जूते की दुकान के अंदर जहां अर्जुन दास था। इस समय तन्मय जैन, विवान भट्ट और मुखिया पुलिस वाला सभी डर से अर्जुन दास को देख रहे थे। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने उस दर्द का अनुभव किया जिसे वे अपने जीवन में कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ध्रुव ने पहले कई लोगों के दर्द के बिंदु को छुआ, फिर हंसी के बिंदु को और अंत में खुजली के बिंदु को। और इन एक्यू पॉइंट्स को छूने से पहले ध्रुव ने पहले उन एक्यू पॉइंट्स को छुआ जो टीवी पर दिखाए गए हैं, जिससे वे बिल्कुल हिल नहीं सकते। पहले दर्द, फिर हंसी और अंत में खुजली, और यह सब उन्होंने पूरी तरह स्थिर रहते हुए सहन किया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन दास मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ध्रुव, मैं नहीं देख सकता कि तुम इतने शरारती हो, अर्जुन दास ने नहीं रोक सका। हाय, जब हम छोटे थे हमने कुंग-फू का अभ्यास किया, और अगर हमने सही नहीं किया तो गांव का मुखिया हमें ऐसे ही सजा देता था, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के शब्द सुनकर अर्जुन दास उस दृश्य की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका और उसका पूरा शरीर कांप उठा। इस समय दुकान के बाहर से एक आवाज आए, अंदर के लोग सुनो, तुम गिर चुके हो, तुरंत बंधकों को छोड़ दो और कानूनी सजा स्वीकार करो, यही तुम्हारा रास्ता है। काफी तेजी से आए, मैं एक गैंगस्टर बन गया, अर्जुन दास ने खुद का मजाक उड़ाया। तुम दोनों पर्दा खोलो, अर्जुन दास ने जैस्मिन अरोड़ा और ललिता वर्मा से कहा। लेकिन जैसे ही अर्जुन दास ने बोला, यशिका शर्मा ने उसे रोका और कहा, नहीं। क्या हुआ, अर्जुन दास ने पूछा। दूसरे भैया, थोड़ा और इंतजार करो, अब वे निश्चित रूप से तुम्हें आतंकवादी के रूप में मार देंगे, यशिका शर्मा ने कहा। मुझे विश्वास नहीं वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। अर्जुन दास को विश्वास नहीं था। उनकी राय में दूसरा पक्ष उसे सिर्फ गिरफ्तार करेगा और धीरे धीरे उससे निपटेगा। तुम ये जोखिम नहीं ले सकते, यशिका शर्मा ने अभी भी हठपूर्वक सिर हिलाया। लेकिन इस समय विवान भट्ट चुपके से जैस्मिन अरोड़ा और ललिता वर्मा के साथ आंखों से इशारा कर रहा था, उन्हें दरवाजा खोलने और बाहर की पुलिस को अंदर आने देने के लिए कह रहा था। इस पल में जैस्मिन अरोड़ा हिचकिचाई, लेकिन ललिता वर्मा, जो इस दृश्य में सबसे कम मौजूद थी, ने अचानक उकसावे में आकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दुकान का दरवाजा खोलने के लिए। नहीं, लीला मेनन ने चिल्लाया। ध्रुव तुरंत उसकी ओर झपटा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से थोड़ा देर हो चुका था। दुकान का दरवाजा एक स्वचालित रोलिंग शटर था और बटन दबाने पर दरवाजा ऊपर उठ जाता। हा, अर्जुन दास, तुम खत्म हो, विवान भट्ट ने वहां खड़े होकर बेरोक-टोक हंसते हुए कहा। रोलिंग गेट धीरे धीरे ऊपर उठा और दुकान के बाहर भारी हथियारों से लैस सशस्त्र पुलिस दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। ये स्थिति देखकर अर्जुन दास ने बेबसी से अपने हाथ उठाए। खट, एक गोली की आवाज हुई। अर्जुन दास उड़ गया। दूसरे भैया, यशिका शर्मा ने दिल तोड़ने वाली चीख मारी। इस समय दरवाजे के बाहर सशस्त्र पुलिस एक के बाद एक अंदर आ गए। इस पल में ध्रुव ने जोर से चिल्लाया, बाहर निकलो। एक अप्रतिरोध हवा का झोंका निकला, जिसने अंदर आ रहे सशस्त्र पुलिस को सीधे दुकान से बाहर उड़ा दिया, और यहां तक कि पास में खड़े तन्मय जैन और विवान भट्ट भी हवा की लहर से दुकान की दीवारों और जूते के कैबिनेट्स पर गिर गए। दूसरे भैया, इस समय यशिका शर्मा उस जगह पर आई जहां अर्जुन दास गिरा था और उसे हिलाया। कम भक्त, ध्रुव, तुमने मुझे मार डाला, अर्जुन दास ने अचानक अपने हाथ जोड़े और जमीन से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे धक्का देने के लिए धन्यवाद, अर्जुन दास ने यशिका शर्मा का सिर सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। यशिका शर्मा ने अभी भी अर्जुन दास की छाती पर थपथपाया और कहा, तुमने मुझे डरा दिया। इस समय अर्जुन दास केवल कटुता से मुस्कुरा सकता था। दूसरा पक्ष वास्तव में उसकी जान लेना चाहता था। अर्जुन दास ने जमीन पर पड़े विवान भट्ट को घूरा, उसे बंधक बनाने के बारे में सोचते हुए। दुकान के बाहर दूर से सटीक कदमों की आवाज आई, साथ में नारा था, 121 121। 100 मीटर आगे पूरी गति से बढ़ो और चीफ की रक्षा करो। छलावरण वर्दी में सैनिकों का एक समूह लोगों की नजरों में आया। आदेश जारी होने के साथ छलावरण सैनिकों का समूह तुरंत दुकान के बाहर आ गया और दुकान में चिल्लाया, जांच पलटन का पलटन नेता लक्ष्मण तिवारी और वीर पथिक दल की पहली पलटन चीफ अर्जुन दास को रिपोर्ट करती है।
इस समय ध्रुव की चाल से बाहर उड़ाए गए सशस्त्र पुलिस ने फिर से अनिच्छा से इकट्ठा किया। आप किस विभाग से हैं? डायरेक्टर विजय भट्ट ने लक्ष्मण तिवारी से काले चेहरे के साथ कहा। लेकिन लक्ष्मण तिवारी ने दुकान की ओर बिना पलक झपकाए देखा, डायरेक्टर विजय भट्ट को अनदेखा करते हुए। डायरेक्टर विजय भट्ट गुस्से में थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार सैन्य और पुलिस दो अलग अलग प्रणालियां थीं और वह दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह केवल जोर से चिल्ला सकते थे, अर्जुन दास को तुरंत गिरफ्तार करो और उसे न्याय के कटघरे में लाओ। अगर वह विरोध करता है तो उसे मौके पर गोली मार दो। डायरेक्टर विजय भट्ट ने यह आदेश जारी किया, लेकिन इससे पहले कि सशस्त्र पुलिस जवाब दे पाते, लक्ष्मण तिवारी ने अपनी स्वचालित राइफल उठाई, डायरेक्टर विजय भट्ट पर निशाना साधा और चिल्लाया, इन्हें सब पकड़ो। लक्ष्मण तिवारी के आदेश के बाद सैनिकों और सशस्त्र पुलिस की गुणवत्ता सामने आई। एक पल में जांच पलटन के सैनिकों ने मौजूद सभी सशस्त्र पुलिस के हथियार छीन लिए। तुम बगावत कर रहे हो? डायरेक्टर विजय भट्ट के माथे पर पसीना टपक रहा था। बगावत करने वाले तुम हो? अर्जुन दास के 4 लोग बाहर निकले और लक्ष्मण तिवारी से कहा, मैं अर्जुन दास हूं। लक्ष्मण तिवारी ने तुरंत एक मानक सैन्य सलामी दी, हेलो चीफ। अर्जुन दास काफी असहज था, इसलिए उसने एक गैरमानक सैन्य सलामी के साथ जवाब दिया, मुझे चीफ मत कहो, बस अर्जुन दास कहो। समय पर आने के लिए धन्यवाद, जिसने हमें बचाया। चीफ को रिपोर्ट, मुझे प्राप्त आदेश चीफ को ढूंढने, चीफ की सुरक्षा करने और चीफ के पूर्ण कमांड को स्वीकार करने का है, लक्ष्मण तिवारी ने बिना हिले कहा। लक्ष्मण तिवारी के शब्द सुनकर डायरेक्टर विजय भट्ट का दिल बर्फ के तहखाने में गिरने की तरह ठंडा हो गया। अर्जुन दास कितना बड़ा है कि वह सेना को कमांड कर सकता है। सेना क्या है? सेना एक देश की रीढ़ है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छेड़ सकता जो सेना को कमांड कर सकता है, यहाँ तक कि राठौर परिवार भी नहीं। दूसरे भैया, शर्मिंदगी मत करो, यशिका शर्मा ने कहा। यशिका शर्मा ने पहले ही अंदर उसे बता दिया था कि ये लोग उनके बड़े भाई युवांश शर्मा ने भेजे थे। ठीक है, अर्जुन दास ने बेबसी से सिर हिलाया। आज का दृश्य उनके बड़े भाई, जिनसे वह कभी नहीं मिले, का तोहफा था। कृपया आदेश दें चीफ, लक्ष्मण तिवारी ने फिर कहा। खांसी, पहले अंदर के सभी लोगों को पकड़ो। अर्जुन दास के बोलने के बाद तन्मय जैन और विवान भट्ट सहित 8 लोग बाहर लाए गए। अर्जुन दास उनके पास गया, जैस्मिन अरोड़ा को देखा और कहा, इन दोनों लड़कियों को जाने दो। इस समय जैस्मिन अरोड़ा और ललिता वर्मा की भावनाएं रोलर कोस्टर की सवारी की तरह थीं। चलो, उम्मीद है कि हम फिर कभी न मिलें, अर्जुन दास ने हल्के से कहा। जैस्मिन अरोड़ा अभी भी अर्जुन दास से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ललिता वर्मा उसे खींचकर ले गई। अर्जुन दास ने उस महिला को अपनी नजरों से ओझल होते देखा और होठों को सिकोड़ लिया। अर्जुन दास ने तन्मय जैन और विवान भट्ट को अनदेखा किया, लेकिन मुखिया पुलिस वाले से कहा, लोगों ने तुम्हें जो अधिकार दिए हैं वे तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं हैं। लोग तुमसे डरते नहीं हैं, बल्कि उस विश्वास का सम्मान करते हैं जो उन्होंने तुम्हें अधिकार देकर किया है। इस समय विवान भट्ट ने अपने पिता डायरेक्टर विजय भट्ट को देखा और बेताबी से चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाओ पिताजी। लेकिन इस समय डायरेक्टर विजय भट्ट एकदम स्थिर खड़े थे, उनके माथे पर पसीना था। क्या चिल्ला रहे हो? और चिल्लाया तो बेअदबी होगी, उसे ले जा रहे सैनिक ने असंतुष्ट होकर कहा। इस समय यशिका शर्मा अर्जुन दास के पास आए और उसे एक मोबाइल फोन दिया, कहते हुए, भाई तुमसे बात करना चाहता है। अर्जुन दास ने फोन लिया, स्क्रीन पर बदबूदार बड़ा भाई शब्द देखे, अपने मुंह का कोना उठाया, फोन को अपने कान के पास रखा और कहा, मैं अर्जुन दास हूं। लिंगतियान, मैं बड़ा भाई युवांश शर्मा हूं, फोन से एक दृढ़ और उत्साहित आवाज आई। लिंगतियान, अर्जुन दास ने बड़बड़ाया, अरे मैं भूल गया, अब तुम्हारा नाम अर्जुन दास है। लिंगतियान तुम्हारा बचपन का नाम था, युवांश शर्मा ने जल्दी से समझाया। अर्जुन दास थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, भाई। अर्जुन दास का भाई कहना सुनकर युवांश शर्मा ने उत्साह से जवाब दिया और कहा, 17वें दिन मैं तुम्हें तुम्हारी रहने की जगह पर ढूंढने गया था, लेकिन तुम वहां नहीं थे। मैं चंद्रपुर जा रहा हूं, अर्जुन दास ने कहा। अभी इसके बारे में बात नहीं करते। इस मामले का क्या करने जा रहे हो? युवांश शर्मा ने पूछा। मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, अर्जुन दास ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, समझ गया, पहले फोन रखता हूं, युवांश शर्मा ने बोलने के बाद फोन काट दिया। इस समय युवांश शर्मा ने अपने हाथ में मोबाइल फोन रखा, एक और फोन उठाया और कॉल किया। हेलो युवांश, फोन से एक हल्की उदास आवाज आई। हाँ, युवांश शर्मा ने अर्जुन दास के साथ हुई घटना फोन पर बताई। फोन के दूसरी तरफ युवांश शर्मा की बात सुनने के बाद उसने कहा, अगर तुम भाई बहन फिर से एकजुट हो गए हो तो किसी को भी तुम 3 भाई बहनों को अलग करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी तुम तीनों भाई बहनों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं बाद में तुम्हारे मोहन अंकल को फोन करूंगा और बस वही कहूंगा जो मैंने कहा, इस मामले का परिणाम होना चाहिए।
समझ गया पिताजी। इस समय डेक्कन सिटी की नेतृत्व टीम को हताशा की स्थिति में कहा जा सकता था। सभी पक्षों से कॉल्स आते रहे, या तो अर्जुन दास के बारे में पूछ रहे थे या सैन्य और पुलिस के बीच संघर्ष के बारे में। इस समय जयान राठौर, जो आराम से एक अच्छा चाय का प्याला पी रहा था और अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहा था, विवेक श्रीवास्तव के शब्दों से फिर से क्रोधित हो गया। क्या तुमने कहा कि अर्जुन दास ठीक है, लेकिन सैनिकों का एक समूह आया और पुलिस को हिरासत में ले लिया? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि अर्जुन दास को 15 मिनट में गोली मार दी जाएगी? जयान राठौर ने अपने हाथ में चाय का प्याला विवेक श्रीवास्तव की ओर फेंक दिया। विवेक श्रीवास्तव चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और जयान राठौर को इसे संभालने दिया। विवेक श्रीवास्तव हैरान था, ये संकट की स्थिति अर्जुन दास के मामले में अपनी मूल प्रभावशीलता खो बैठी, जिससे वह एक मूर्ख की तरह दिख रहा था। आपको पता होना चाहिए कि वह डेक्कन सिटी में प्रसिद्ध बुद्धिमान लोमड़ी विवेक श्रीवास्तव था। झोपड़ी बस्ती में ललित जोशी भी चैतन्य मोरे को मॉल में पहले हुई घटनाओं की रिपोर्ट दे रहा था। क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? यश परिवार, चैतन्य मोरे ने बड़बड़ाया। इस समय जिंदगी मॉल में अर्जुन दास ने यशिका शर्मा की रूममेट लीला मेनन को पहले जाने के लिए कहा। इस समय अर्जुन दास डायरेक्टर विजय भट्ट से पूछ रहा था, तुम मुझे इतना मारना चाहते हो? डायरेक्टर विजय भट्ट ने अर्जुन दास की ओर देखा और धार्मिकता से कहा, मुझे पहले एक रिपोर्ट मिली थी कि गैंगस्टरों ने यहां 8 बंधकों को बंधक बना लिया है। हमने केवल नियमों के अनुसार उचित बचाव उपाय किए। मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, शायद यहाँ कुछ गलतफहमी है। उचित बचाव उपाय? अगर तुम्हें अंदर की विशिष्ट स्थिति नहीं पता तो तुमने दरवाजा खुलते ही मुझ पर गोली चला दी, अर्जुन दास ने जवाब में पूछा। यह एक गलतफहमी है, अभी किसी का बंदूक चल गया था। डायरेक्टर विजय भट्ट अभी भी बहस कर रहे थे। अर्जुन दास ने बेबसी से कंधे उचकाए और कहा, तुम मुझे नहीं बता सकते, कोई और तुमसे पूछेगा। ओह हाँ, मैंने यहाँ पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया है, जब यह अंदर था। क्या तुम अपने बेटे की टिप्पणियां सुनना चाहते हो? इस समय डायरेक्टर विजय भट्ट ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ, अर्जुन दास ने बोलने के बाद चला गया। इस समय यशिका शर्मा अर्जुन दास के पास आए और पूछा, दूसरे भैया, हमें अब क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इंतजार करो, अर्जुन दास ने कहा। इंतजार? हाँ, बस इंतजार। कुछ लोग अब बैठ नहीं पाएंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि पहले पेट की समस्या हल करनी चाहिए। अर्जुन दास ने बोलने के बाद लक्ष्मण तिवारी के पास आया और कहा, तुम लोग डिनर कब करते हो? चीफ को रिपोर्ट, हम सुबह 6:20 बजे डिनर करते हैं, लक्ष्मण तिवारी ने कहा। अब कितने बजे हैं? चीफ को रिपोर्ट, 12:42। तो क्या तुम भूखे हो? चीफ को रिपोर्ट, भूखे हैं। तो तुम सबसे ज्यादा क्या खाना चाहते हो? चीफ को रिपोर्ट, हॉट पॉट। ठीक है, अपने कर्मचारियों को व्यवस्थित करो और 2 बैचों में खाना पकाओ। चलो हॉट पॉट खाते हैं, अर्जुन दास ने हल्के से कहा। अरे सचमुच हॉट पॉट? इस समय लक्ष्मण तिवारी भी थोड़ा बेचैन था। आदेशों का पालन करो। हाँ चीफ। इस तरह अर्जुन दास ने सैनिकों के समूह को जिंदगी मॉल में सबसे महंगे हॉट पॉट रेस्तरां में एक शानदार दोपहर का भोजन कराया। अर्जुन दास, यशिका शर्मा और बाकियों के खाने पीने के बाद उन्होंने देखा कि निशस्त्र सशस्त्र पुलिस सैनिक दयनीय रूप से उन्हें देख रहे थे, जो हॉट पॉट खा रहे थे और गा रहे थे। अर्जुन दास का दिल नर्म हो गया और उसने लक्ष्मण तिवारी से कहा, उन्हें भी खाने जाने दो, वे सभी लोगों के सैनिक हैं। अर्जुन दास के शब्द सुनकर सशस्त्र पुलिस सैनिकों ने सिर झुका लिया, अर्जुन दास की जागरूकता की प्रशंसा करते हुए। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन दास की अगली बात सुनी तो वे खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, जिसने अभी गोली चलाई थी उसे ढूंढो, उसे मुझे दिखाओ, उसे खाने मत दो, लेकिन दूसरों को खाते हुए देखने दो। इस लड़के को मुझ पर गोली चलाने दो। डायरेक्टर विजय भट्ट, तन्मय जैन और विवान भट्ट ने 4 पुलिस वालों को अपने साथ लिया। अर्जुन दास ने सातों को पूरी तरह से अनदेखा किया और उन्हें भूखा रहने दिया। इस समय डेक्कन सिटी नगर समिति के सचिव विश्वनाथ रेड्डी अपने कार्यालय में सिरदर्द के साथ बैठे थे। अब तक उन्होंने कम से कम 10 कॉल्स का जवाब दिया था और सभी का काफी बड़ा बैकग्राउंड था। और अभी राठौर परिवार के किसी व्यक्ति ने भी फोन किया, उनसे स्थानीय सैन्य और पुलिस के बीच संबंधों को संभालने और सजा देने के लिए कहा। विश्वनाथ रेड्डी राठौर परिवार के गुट के सदस्य नहीं थे, लेकिन अगर वह विश्वनाथ रेड्डी डेक्कन सिटी में सुरक्षित रूप से पारगमन करना चाहते थे तो उन्हें राठौर परिवार की इच्छाओं का पालन करना होगा। कई बार तौलने के बाद विश्वनाथ रेड्डी ने एक फैसला लिया। जैसे ही वह फोन उठाने वाला था, एक और फोन, जो शायद ही कॉल्स प्राप्त करता था, बज उठा। इस समय विश्वनाथ रेड्डी ने उत्साह से अपनी कॉलर को ठीक किया और खड़े होकर फोन जोड़ा। आज का कहानी का सफर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें।